हेलो एवरीवन। आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, उसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे और फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि वेक्टर जो है ये मैथ का भी पार्ट है, तो हम लोग यहाँ फिज़िक्स के पार्ट से पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स में कितना वेक्टर इम्पॉर्टेंट है। वेक्टर क्या होता है उसको मैं अभी शुरू करता हूँ। समझिए। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वेक्टर होता है अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। किसी भी एग्ज़ाम में वेक्टर की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बट आपको याद होना चाहिए डायरेक्टेड यानी डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी दिशा होनी चाहिए। लाइन सेगमेंट होना चाहिए यानी रेखाखंड होना चाहिए। रेखाखंड की खास बात क्या होती है कि उसकी एक लंबाई होती है। आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये वाला है ये, तो इसको अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या आप लोग पाएंगे कि इसमें एक दिशा है। ये इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं हेड, इस वाले पॉइंट को कहते हैं हम लोग टेल। तो हेड और टेल वाला पॉइंट है ये। ओके, अब वेक्टर को लिखा कैसे जाता है? इसको इस तरह से लिखा जाता है ए वेक्टर। अगर मान लीजिए इस टेल वाले पॉइंट की जगह पे एम लिखा रहता और इस वाले पॉइंट की जगह पे एन लिखा रहता, तो हम लोग टेल टू हेड जाते हैं, इसको लिखते एम एन वेक्टर। ये भी लिखा जाता है, ये भी। तो जनरली फिज़िक्स में क्या करते हैं, उसको सिंगल से लिखने की कोशिश करते हैं और मैथ में डबल से लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें एक पॉइंट जो होता है टेल और एक को हेड बताता है। इसको हमको याद नहीं करना है, बस याद रखना है ए वेक्टर से क्या मतलब होता है। ओके, कुछ और देखते हैं इसमें। अब इम्पॉर्टेंट बात है इससे रिलेटेड, देखिए। ये एक वेक्टर है, वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर। ओके, और ए वेक्टर और यहाँ पर ए क्या होता है? ए बताता है यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ को, यानी लंबाई को। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर ए की लंबाई है उसको कहते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा बार बार, परिमाण। तो वेक्टर ये यहाँ पे आपको दिखा ये वाला, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो होगी, लंबाई जो होगी, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के ऊपर कभी वेक्टर नहीं लगा रहेगा, उसको ए से दिखाते हैं, या देखिए दोनों एक ही चीज़ है, या मॉड ऑफ ए वेक्टर दिखाते हैं। तो दोनों का अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वेक्टर ए की लेंथ। ओके, अब कुछ बातें और समझते हैं हम लोग कि वेक्टर के कुछ प्रकार देख लेते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ। देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वेक्टर क्या होता है? अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या होगा? इसमें एक दिशा होगी और लाइन सेगमेंट होता है, रेखाखंड होता है। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, बस ये वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसकी लंबाई होती है। अब टाइप ऑफ वेक्टर, सबसे पहले चीज़ हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर। सबसे पहला बेसिक है, फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मैथ में कई प्रकार हैं इसमें कि क्या क्या होता है फिज़िक्स के हिसाब से। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? इस तरह के वेक्टर रहेंगे। कैसे? ये एक वेक्टर और एक वेक्टर ये। अगर आप लोग इसको ए वेक्टर लिखेंगे, बी वेक्टर लिखेंगे, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि दोनों पैरेलल हैं, यानी इनके बीच की दूरी हर जगह कांस्टेंट है। ये पैरेलल वेक्टर हैं। पैरेलल वेक्टर क्या होती है? इनके बीच की जो दूरी रहती है हर जगह इक्वल रहती है। तो इसको लिखेंगे ए वेक्टर, पैरेलल होता है बी वेक्टर के। अब इसको ये तो मतलब बच्चा लिखता है, ठीक ना, बच्चा। इसको समझना है अच्छे स्टूडेंट क्या लिखते हैं। इसको लिखा जाता है कि बी बराबर जो होता है के ए होता है। दिस इज़ द फैक्ट। आपको समझना होगा कि जब भी पैरेलल होता है तो बी इसके कुछ गुना होता है। समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए ए है, फिर इतना भी, ये लंबाई भी ए की 2 गुना है। मतलब कि इस तरह से अगर लिखा जा रहा है बी बराबर 2 है, यानी कि ए वेक्टर जो है ना उसका 2 से गुणा कर देंगे तो वो बी के बराबर हो जाएगा। यानी ए वेक्टर इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो बी के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा
अब जब भी किसी वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है कि b बराबर k, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल का कंडीशन याद रखना है। अब समझिए अगला फैक्ट। देखिए, जैसे मान लीजिए दिस इज़ ए वेक्टर, मुझसे किसी ने कहा कि 3a वेक्टर बनाओ, मैं कहूँगा ठीक है। अब देखो 3 वेक्टर बनाने के लिए क्या होगा ना, ये बेसिकली 3a वेक्टर जो होगा ये a वेक्टर की दिशा में ही होगा, दिशा में ही होगा, जिसकी लंबाई कितनी गुनी होगी, 3 गुनी होगी, 3 गुनी होगी। देखिए कैसे, अब ये वेक्टर हो गया। अब मैं कैसे बनाऊंगा, इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। देखिए दिस इज़ 3a वेक्टर, दिस इज़ 3a वेक्टर। तो देखिए क्या हुआ, a का 3 गुना हमने बना दिया नाप जोख के, तो इसकी लंबाई 3 गुना होगी। तो क्या a और 3a क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, तो आपको सवाल कैसे दिखेगा पैरेलल में, देखिए जैसे मान लीजिए कि a वेक्टर है 2i + 3j + 4k, ठीक। b वेक्टर दिया है मान लीजिए 4i + 6j + 8k, इस तरह से दिया रहेगा। बोलेगा कि a और b क्या हैं, तो आप देखिए कि b में से अगर आप लोग कामन करेंगे 2, तो 2 कामन करते हैं ये आ जाएगा 2i + 3j + 4k, इस तरह से। तो ये दो चीज़ लिखी वो तो a के बराबर है, तो यानी b वेक्टर बराबर हो जाएगा 2a के वेक्टर के। इसका मतलब क्या होगा, किसी वेक्टर को अगर b बराबर k के रूप में लिख सकते हैं तो वो पैरेलल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल होते हैं तो उसमें से किसी में से कोई कामन कर लेंगे आप लोग, किसी में से भी, तो वो उसके बराबर एक बराबर जैसा कुछ बन रहा है, तो वहाँ पे समझ लेना है कि पैरेलल है। गुणा भाग करके कोई बराबर हो रहा है तो पैरेलल वेक्टर की पहचान होती है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था आपका इक्वल वेक्टर। अपोजिट वेक्टर थोड़ा सा समझते हैं। पैरेलल वेक्टर है, दूसरा है आपका इक्वल वेक्टर। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल रहेंगे, क्या होंगे, इक्वल। तो इक्वल से क्या मतलब होता है, वेक्टर की दो खास बात होती है। इसकी पहली बात तो डायरेक्शन और दूसरी बात मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन यानी दिशा, हर वेक्टर की एक दिशा होती है। देखिए ये वेक्टर है ए, तो इसकी एक दिशा इस दिशा में। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी लंबाई। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान होती है उसकी एक दिशा होगी, एक लंबाई होगी। सो नेक्स्ट देखिए ये परिमाण जो है यहाँ पे ये होता है। अब देखिए ए वेक्टर अगर बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, सेम, और मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम। देखिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। ओके, दोनों वेक्टर क्या हैं, इक्वल हैं। दिस इज़ ए वेक्टर एंड दिस इज़ बी वेक्टर। तो क्या होगा, दोनों की दिशा सेम है और दोनों की लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। तो सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये इक्वल वेक्टर हैं। अगला चीज़ देखेंगे अपोजिट वेक्टर। अपोजिट बोलते हैं, एंटी पैरेलल बोलते हैं, समझिए। तीसरा अपोजिट वेक्टर, इसी को कहते हैं एंटी पैरेलल। देखिए अगर कोई भी वेक्टर, जैसे एक वेक्टर तो ऐसे है और कोई भी वेक्टर इस तरह से है, दिस इज़ ए वेक्टर, दिस इज़ बी वेक्टर, तो यहाँ पर अगर एंटी पैरेलल क्या होता है, एक की दिशा इधर रहेगी, एक की दिशा इधर रहेगी। तो अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको लिखेंगे, इसको भी इसी तरह से लिखा जाएगा, ए बराबर के बी, लेकिन यहाँ पर के क्या होगा, निगेटिव होगा। अब समझते हैं थोड़ा सा। समझिए, दिस इज़ ए वेक्टर, दिस इज़ बी वेक्टर। अगर हम लोग, अगर ये जो ए वेक्टर है, अगर मान लीजिए मैंने इसमें -a से गुणा कर दिया, माइनस से गुणा कर दिया, तो क्या होता है इसका,
जब वेक्टर के आगे माइनस लगाते हैं तो इसकी दिशा बदल जाती है और लंबाई वही रहती है। तो देखिए ये वेक्टर था और ये माइनस से वेक्टर है, तो माइनस से वेक्टर में क्या होगा, दिशा बदल जाती है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बी बराबर जो होगा माइनस टाइम या प्लस माइनस टाइम के भी कर सकते हैं अगर ये के पॉजिटिव है तो, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। सो आप समझ जाइएगा कि अगर कभी भी वेक्टर में, जैसे अगर मैं आपको ये एग्जांपल दे दूँ, आपको लिखा हुआ ये वाला कि बी बराबर -2 है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, ध्यान रखना है, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। तो क्योंकि इसके आगे -2 लिखा है, ठीक, ये याद रख लेना है। तो क्या क्या अभी हम लोग सीख लिए हैं, पैरेलल वेक्टर क्या होता है बता दिया, इक्वल वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर क्या होता है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर समझिए, इसको हम लोग कहते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश, अब इसको समझते हैं। देखिए ये आपका है एक्स, ये आपका वाई, दिस इज जेड। तो ये क्या होता है, एक्स की दिशा में ये एक्स की दिशा में और वाई की दिशा में, जेड की दिशा में एकांक सदिश को क्या, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश के देखिए, अगर ए कैप एक एकांक सदिश है तो एकांक सदिश की सबसे खास बात कि इसके ऊपर वेक्टर नहीं टोपी लगाई जाएगी, ठीक है। बाकी सब पे तीर लगता है ऊपर, जब एकांक रहेगा तो इसके ऊपर टोपी लगती है। अब एकांक वेक्टर जो भी रहता है तो उसका जो लंबाई होती है हमेशा एक ली जाती है। तो अब समझिए एक लंबाई का इधर है, एक इधर है, तो जो एक्स की दिशा में होता है उसको हम लोग आई कैप बोलते हैं, जो वाई की दिशा में होता है उसको हम लोग बोलते हैं जे कैप, और जो जेड की दिशा में होता है उसको बोलते हैं हम लोग के कैप। सो एक्स की डायरेक्शन में आई कैप, वाई के डायरेक्शन में जे कैप और जेड की डायरेक्शन में के कैप, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आई जे के, ओके, दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर टू यू ऑलवेज। एकांक सदिश क्या होता है, लंबाई इसकी 1 होगी और ये आई के जे के किस किस दिशा में है ये आपको याद रखना है। सो कुछ इम्पॉर्टेंट बात, एक अभी हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे और भी चीज़ें। सबसे पहली बात, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इसी पॉइंट फॉर्मेट में आपको सवाल भी दिए जाएंगे, सो आपको समझना पड़ेगा इसको। देखिए जैसे मान लीजिए दिस इज़ द पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट जब जेड है और मैंने क्या किया, इसको इससे मोड़ दिया, इससे जो है इस तरह से जोड़ दिया। इस पॉइंट को हमने नाम रखा पी, और ये पॉइंट जो है मूल बिंदु ओ। तो इस वेक्टर को अगर हम लोग पी वेक्टर के नाम से बोलें तो पी वेक्टर किस तरह से लिखा जाता है, तो वी वेक्टर लिखने का तरीका, एक्स के साथ आई कैप होता है, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप। मैं कहूँगा ओ से लेकर पी तक की दूरी ज्ञात कीजिए, ओ से लेकर पी तक, तो ये क्या है, ओ से लेकर पी तक पी ही होगा, पी यानी इसकी लंबाई, पी की लंबाई। तो पी की लंबाई आपको सिंपली क्या करना है, ये जो एक्स वाई जेड लिखे हैं तीनों का स्क्वायर करना है और जोड़ देना है, ओके, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। अब सबसे पहली बात, इसी को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर, क्योंकि आप मूल बिंदु पे हमेशा बैठे रहेंगे, यहाँ पे इस वाले बिंदु पे, और यहाँ से देख के बताएंगे ये कर तो यहाँ पर है, तो इसको जोड़ देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये कितनी दूरी है ये ऐसे निकलेगा ओपी से, और ये वेक्टर कैसे बनता है, आई जे के लगा के। सो पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एकांक सदिश बनाना, इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, एकांक सदिश बनाना।
देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है और वेक्टर बराबर लिखा है ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो मुझे कहा कि ये ए वेक्टर है, इसका ए कैप बनाइए। ए कैप बोले तो एकांक सदिश। तो एकांक सदिश बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये वेक्टर तो एज इट इज उतार लेंगे, जो ए वेक्टर है उसी तरह से उतार लेंगे और नीचे भाग देंगे किससे, जो भी चीज़ें उतारे हैं ना, आई का गुणांक देख लीजिए, जे का गुणांक देख लीजिए और के का गुणांक देख लीजिए, सबके स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा, ए कैप जो आएगा आपका 2i प्लस 3j प्लस 5k और नीचे कितना अंडर रूट में आएगा 4 प्लस 9 प्लस 25, कितना हो जाएगा ये 25 4 29 और 29 30 8 38 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ए कैप हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस में 5k और बटे में हो जाएगा अंडर रूट का 38। सो दिस इज़ द यूनिट वेक्टर। बस सिंपल है, आई जे के जो गुणांक है उनका कड़ी में लेके स्क्वायर करके जोड़ लेना है, सिंपल सी बात है। तो ऐसा कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल अगर आप लोग करना चाहेंगे तो मुझे करके बताइएगा, अच्छा लगेगा। बी वेक्टर बराबर 3i माइनस 4j प्लस 8k, इसका करके बताइए। अब यहाँ पे जब कड़ी में देखेंगे तो इसमें माइनस नहीं करेंगे, ठीक है ना, सबका प्लस में स्क्वायर करके जोड़ेंगे, ध्यान रहे सबका प्लस में करके। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सी बराबर में 4i माइनस j प्लस 8k, इसका भी कर लीजिएगा आप लोग। डी का i प्लस जे प्लस के, आपको ये याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट और भी याद रखनी है। देखिए, देखिए ये कोई पॉइंट है P। अब P के कोऑर्डिनेट हैं x, y एंड z। तो अगर आप लोग देखेंगे इसको, ये x अक्ष के साथ कुछ कोण भी निकाला जाता है, पूछा जाता है। x के साथ अल्फ़ा कोण बनाता है क्योंकि ये x एक्सिस है, दिस इज़ y एक्सिस और z एक्सिस। तो ये फार्मूले जो लिख रहा हूँ याद होना चाहिए। y के साथ बीटा बनाता है और z के साथ ये गामा बनाता है। तो आपसे पूछा जाएगा जैसे कास अल्फ़ा का मान, तो कास अल्फ़ा जब निकालना है, अल्फ़ा x के साथ कोण है तो x ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा अंडर रूट में x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ये कास अल्फ़ा, अल्फ़ा किसके साथ कोड है, अल्फ़ा x के साथ कोड है और बीटा y के साथ कोड है और गामा जो है z के साथ कोड है। 3 कोड यहाँ पे याद रखना है कि अल्फ़ा बीटा गामा किसके किसके साथ हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। उसी तरह से कास बीटा अगर आपसे पूछा जाएगा तो कास बीटा हो जाएगा, क्योंकि बीटा जो है y वाला है तो वहाँ पर ऊपर y आ जाएगा, नीचे यही करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से कास गामा कितना हो जाएगा, कास गामा हो जाएगा जेड अपान में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से बताइए कास अल्फ़ा कास गामा कास बीटा कास गामा, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए, ये बताइए कि एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस में 4k। तो आपको बोलेगा कि कास अल्फ़ा यानी एक्स एक्स के साथ कोड, कास बीटा यानी वाई एक्स के साथ कोड और कास गामा का कोड निकालिए। सबसे पहले इसका अंडर रूट का मटेरियल निकाल लेते हैं। अंडर रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट जो आता है इस तरह से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा अंडर रूट का 29। शो देख सकते हैं। अच्छा, कास अल्फ़ा कितना हो जाएगा, यक्स वाला लेंगे यानी 2 अपान में अंडर रूट 29। बीटा कौन सा होगा, वाई वाला यानी ये वाला 3, तो 3 अपान अंडर रूट 29, ये कितना हो जाएगा 4 अपान में रूट 29। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में इसको बता सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो अपलोड कर दूंगा इससे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर देखिए आप लोग कि वेक्टर को x, y, z अगर कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो कैसे वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं ये भी बताया हूँ कि i j के लगा देते हैं। तो अब जब
कास अल्फ़ा कास बीटा जब निकालते हैं हम लोग, तो वहाँ पर भी मैं आपको बताया हूँ कि कैसे करके इसमें करना होता है। ओके, तो ये भी पहले हम लोग देख चुके हैं कि ये फार्मूला होता है, ये याद रखना है आपको, कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है आपको, कास स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर बीटा और कास स्क्वायर गामा का वैल्यू जो आता है वो 1 होता है। तीनों जब कासों का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 आएगा, ये याद रखना है आपको। ओके, ये भी एक और याद रखना है इसी से रिलेटेड, कास स्क्वायर अल्फ़ा और कास स्क्वायर बीटा, यहाँ अगर देखेंगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा कास स्क्वायर गामा की, क्योंकि एक प्लस कास स्क्वायर गामा इस साइड चला जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर होता है, तो कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये साइन स्क्वायर गामा के। सो ये रिजल्ट भी याद रखना है। कुछ और फैक्ट इससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है ये सभी आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और ये कहाँ से आया कैसे आया, इससे बढ़िया दिमाग लाने से बढ़िया कि आप इसको याद कर लीजिए। जैसे कास स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ओके। कास स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस कास स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। इधर 1 तो है तो ठीक है। अब देखिए 1 1 1 तो इस साइड में आ जाएगा 3, माइनस सब में है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और इस साइड में 1 है। अब देखिए इस 1 को इस साइड लेके जाइए, उन सबको इधर, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। यहाँ से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। समझिए पहले आपको क्या ऊपर लिखा है उससे मतलब नहीं है, ये साइन स्क्वायर में पता होना चाहिए क्या होता है ये रिजल्ट। कास स्क्वायर में कितना होता है ये तीनों डब्बे याद कर लेना है बना के। सो इतना सब इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता चुका हूँ। वेक्टर के टाइप्स, हम लोग वेक्टर का एक नेक्स्ट टाइप और देखेंगे, टाइप क्या नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अभी तक के लिए हम लोग इसको फिनिश करते हैं। या अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके।